फिटनेस और डीडी शर्मा जी का क्या कनेक्शन है? लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम आगे भी बीमार ना पड़े और डॉक्टर की हमें सर्विसेज लेने की जरूरत कम से कम पड़े। वो जिम वाले होते हैं ना ट्रेनर, कुछ जी, जो जी, जिनको जी। कुछ आता नहीं है और वो अमीनो एसिड्स के बारे में बता रहे हैं और इंजेक्शंस लगा दिए हैं, तो ये क्या अच्छे होते हैं या नुकसान इनका कुछ है? इनका केवल नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। पेरेंट्स के आप कहने में मत चलो, मत चलो। लेकिन उनको एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, उनको क्या चीज़ करनी चाहिए? लाइक एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अपने आप से बात अपने आप से क्यों आ रहे हैं एंग्जाइटी अटैक? क्या है जो आप नहीं कर सकते हो? माँ खाना बनाएगी किचन में, बच्चे को फ़ोन पकड़ा देगी। कितने बड़े लेवल पर ये एक तरह से मैं बीमारी कहूँगा कि कैप्चर कर चुकी है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। थोड़े दिनों पहले हम ये सुनते थे कि स्टडीज आ रही हैं कि मोबाइल का एडिक्शन कोविड से ज़्यादा बड़ा एपिडेमिक बनता जा रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। घर में एंटीबायोटिक्स रखे हुए हैं, इजीली अवेलेबल हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं इंडिया में, और लोग जाके पूरे पूरे पत्ते खरीद के ले आते हैं और ज़रा सी दर्द हुआ किसी को, एक एंटीबायोटिक दे दो, एक पेन किलर दे दो, हो गया ठीक। तो ये कितना नुकसानदायक है सेल्फ मेडिकेशन? मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट है आजकल, बहुत जवान लोगों को भी हो रहा है, दिल के दौरे पड़ जाते हैं, एकदम हार्ट रुक जाता है। तो क्या ये एक बड़ा इसका रीज़न हो सकता है? आज के टाइम पर एक चीज़ ऐसी है जो आपके लिए पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूबल है। आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, कोई सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बिजनेसमैन है, आप कोई भी हैं, आपके लिए पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका हेल्थ। और हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी। तो हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो आज के टाइम पर मिथ्स हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्यों टूटते हैं, इस तरह के ज़्यादातर टॉपिक्स आज के इस पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ में है एक बहुत ही टॉप के फिजिशियन और बहुत ही टॉप के एक फिटनेस फ्रीक, डॉक्टर डीडी शर्मा जी। मोस्ट वेलकम है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर शर्मा सालों से प्रैक्टिस में हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे वे में ट्रीटमेंट भी करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। हमें बात करने में बड़ा मज़ा आता है डॉक्टर शर्मा जी से, इसीलिए हमने सोचा कि ये बेस्ट पर्सन है आज के हमारे इस टॉपिक के लिए। सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर शर्मा जी मेरा आपसे ये है कि डीडी शर्मा जी का फिटनेस के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, फिटनेस और डीडी शर्मा जी का कनेक्शन ये है कि बीइंग ए डॉक्टर मैं पेशेंट्स को तो ठीक करता ही करता हूँ, बट मुझे लगता है कि जो लोग ठीक हैं, जो अपने आप को पेशेंट नहीं मानते, उनको भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम आगे भी बीमार ना पड़े और डॉक्टर की हमें सर्विसेज लेने की ज़रूरत कम से कम पड़े। इसमें जब आप ये बोल रहे हैं तो मैं किस ऐड ऑन करूँगा कि एक ट्रेंड है, पेशेंट हमारे पास आते हैं या पेशेंट के साथ में कोई अटेंडेंट होते हैं, वो कितने सारी रिपोर्ट देख लीजिए मेरी, थोड़ा सा मुझे SGOT-PT बढ़ा हुआ है, जो लिवर के मार्कर्स होते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला अल्ट्रासाउंड देखने के बाद में आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर है, और या मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर हाई साइड में है, तो मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। तो वो बड़े रिपोर्ट्स को लेके बड़े ही एंग्जियस होते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि इनकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए फिजिकली। अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी कि कहते हैं कि वॉट एवर इज़ बियॉन्ड योर चेस्ट दैट इज़ सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब अगर आपका पेट चेस्ट से बाहर जा रहा है तो आपको सेंट्रल ओबेसिटी है। और सेंट्रल ओबेसिटी है तो ये अपने आप में मार्कर है कि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या मोटापे से होने वाली बीमारियों की संभावना बहुत ज़्यादा है या वो हो जाएंगी। कोई भी चाहे टेस्ट करा लीजिए। बिल्कुल। अब अगर फैटी लिवर ग्रेड 1 में अगर हम उनको ये बोलें कि अब दवा ले लीजिए तो शायद उचित नहीं है, क्योंकि ये सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक होती हैं, विच अगेन कंसिस्ट 2 थिंग्स, डाइट एंड एक्सरसाइज। और कितनी बार इतनी सारी बीमारियों पे बात घूम के यहीं आ जाती है डाइट एंड एक्सरसाइज की। कभी कभी तो ये लगता है कि यार डॉक्टर साहब को लगता है कुछ और आता ही नहीं है, यही बताते रहते हैं, दवाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल दवाई नहीं दे रहे हैं। सारे जॉइंट्स पेन, वीकनेस, लेथार्जिक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मन नहीं लग रहा, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका अल्टीमेटली घूम फिर के बात आ जाती है कि भाई अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए।
अच्छा, जैसे आप बहुत फिट दिखते हैं और यंग एकदम से दिखते हैं। जब पहली बार मैंने सुना था आप अपनी एज के बारे में बता रहे थे, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। आप फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। थोड़ा-सा दिनचर्या के बारे में बताएँगे कि इतने फिट आप कैसे दिखते हैं? हाँ, बिल्कुल, अगर ये कोई सीक्रेट ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार अपने पेशेंट से शेयर करता हूँ। सबसे पहले सुबह उठने के बाद में सपोज़ मैं कोई भी छोटा फ्रूट खाया, कुछ भी ब्लैक कॉफ़ी वगैरह लेने के बाद में एक्सरसाइज़ मेरे लिए बहुत मस्ट है। और इन द एज ऑफ 50 मैं छिपाना नहीं चाहूँगा कि मैं हेवी एक्सरसाइज करता हूँ, और वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें योगा भी है, स्ट्रेचिंग भी है, साइकिलिंग भी है, मैं मैराथन्स भी दौड़ता हूँ और मैं जिम भी जाता हूँ। और ये मेरे लिए दिन का सबसे अच्छा समय होता है जो मैं अपने साथ गुजारता हूँ, 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद डाइट बहुत बैलेंस्ड है। मुझे याद नहीं मैंने अपना लास्ट कोल्ड ड्रिंक कब पिया था, मैंने सब आइसक्रीम बिल्कुल कब टच खाई नहीं थी, करते। मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। 300 ml ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंसिस्ट 9 स्पून्स ऑफ शुगर। किसी भी इंसान को मतलब इतना डेडिकेटेड कंसिस्टेंट होने के लिए, चाहे वो कोई आम इंसान है, स्टूडेंट है, घर में लोग पड़े हुए हैं, बेड पे आराम से आराम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं है, इतना कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या सीक्रेट, क्या कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं लोग इन सब गोल्स को? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपके पास कोई गोल होना चाहिए। जब गोल नहीं होता तब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है केवल फिट रहना है तो आप थोड़ा बहुत करेंगे। आपको लगता है बहुत फिट रहना है, आप और ज़्यादा करेंगे। आपको लगता नहीं यार मुझे तो एब्स भी चाहिए, तो एब्स चाहे ना बने, बट उस प्रोसेस में आप अपने जो उसके लिए जो चीज़ें आपको करनी है उनको लेवल को बहुत हाई रखेंगे। आप बिल्कुल कैलोरी इनटेक में कॉन्शियस हो जाएंगे, आप फालतू की चीज़ें नहीं खाएंगे, आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, आप एक्सरसाइज भी रेगुलरली करेंगे, तो इससे चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। मुझे लगता है गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड गोल थोड़ा हाई हो, भले ही आप वहाँ तक ना पहुँचो, थोड़ा नीचे भी रहेगा तो इट्स फाइन, चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, न्यू ईयर, अब हम न्यू ईयर वाले दिन शूट कर रहे हैं, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो न्यू ईयर है। मेरी तरफ से भी सभी को हैप्पी न्यू ईयर। रिजोल्यूशन लेते हैं लोग, भाई आज से जिम शुरू कर देंगे, देखते हैं कैसे नहीं बनती फिटनेस, अब तो न्यू ईयर है, जिम जाएंगे, रेगुलर जाएंगे, एक हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। क्यों टूटते हैं रेजोल्यूशंस न्यू ईयर पे? अगेन मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन अच्छी बात है, वो लोग कभी किसी से मोटिवेट होते हैं कि हमें ऐसा करना है, ठीक है। नवंबर में मोटिवेट हुए थे तो उन्होंने सोचा जनवरी से शुरू करूँगा, 1 जनवरी से। तो पहले तो यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, अगर आप कोई भी काम अच्छा शुरू करने वाले हैं, डू इट राइट नाउ, तुरंत आज कर लीजिए। कल छुट्टी होगी कोई बात नहीं, पहले आज जरूर कर लीजिए। अगर आपने वो गोल पहले ही अपना 10 दिन बाद का रखा है तो वो 10 में फिर 11 भी हो जाएंगे। तो ये रेजोल्यूशंस जो होती है ना, ये बहुत शॉर्ट जो वो होता है कि मोटिवेशन कहीं से मिला, अंदर से भी एक्चुअल मोटिवेशन नहीं आया है, तो वो रेजोल्यूशंस होते हैं, इसलिए वो टूट जाते हैं कि एक्चुअली अभी आपको इतना मोटिवेशन नहीं मिला है, अभी अंदर से इतना विल पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो किसी से इन्फ्लुएंस हुए, मोटिवेशन ले लिया, और वो थोड़ा जहाँ डिफ़िकल्टीज आई, सुबह उठे ठंड लगी, वहीं वो टूट गया। वहीं आपने भी कोई रेजोल्यूशन लिया था कभी न्यू ईयर पे कि मैं ये करूंगा, और तब से अब तक करते आ रहे हैं? मैंने कभी रेजोल्यूशंस नहीं लिए। अगर मुझे फरमान भाई की आज कोई बात अगर अच्छी लगती है और मैं उसको उतारना चाहता हूँ, तो मे भी आज से ही मैं उसको करना चाहूँगा कि मैं आज ही ये काम करूँगा, अपने अंदर चेंज लेके आऊँगा। मैं रेजोल्यूशंस नहीं लेते। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। न्यू ईयर पे लोग अक्सर जो है शुरू करते हैं, मोटिवेशन मिली एकदम से, भैया हम तो एकदम हमारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आ गया है, स्टेरॉइड्स लेने शुरू कर दिए और बॉडी बना लेंगे। इसमें एक ये भी बहुत गड़बड़ है, लोग जिम तो जाते हैं, एकदम मोटिवेट होके न्यू ईयर पे जाएंगे, और जो जवान लड़के हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। या मेडिकेशन है कुछ जिम से रिलेटेड, वो जिम वाले होते हैं ना ट्रेनर, कुछ जो जिनको कुछ आता नहीं है, और वो अमीनो एसिड्स के बारे में बता रहे हैं और इंजेक्शंस लगा दिए हैं। तो ये क्या अच्छे होते हैं या नुकसान इनका कुछ है? इनका केवल नुकसान है, और बहुत बड़ा नुकसान है। बीइंग ए डॉक्टर एंड फिटनेस फ्रीक, मेरे पास बहुत सारे इवन जिम इंस्ट्रक्टर्स मुझे जानते हैं, या एज ए पेशेंट मेरे पास आते हैं। जब मैं खुद जिम जाता हूं तो देखता हूं यंगस्टर्स को आते ही सबसे पहले उनकी बैग को अनजिप करते हैं, तरह तरह के छोटे बड़े डब्बे निकालना शुरू करते हैं। इवन उनको ये भी नहीं पता कि अगर मैं ये चीज़ अभी खा रहा हूँ या जिम में बैठ के इवन मैं बनाना भी ले रहा हूँ, तो इसको एब्जॉर्ब होने में और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होने में, इसकी एनर्जी मुझे मिलने में भी टाइम लगा। ये बनाना मुझे घर पे खा के आना चाहिए था। ऐसे बच्चे जिम शुरू करते हैं। हाँ, और वो तुरंत डब्बे, उनमें क्या है, किसी में BCAA है, किसी में कैफीन बहुत ज़्यादा है, किसी में आपका कुछ और तरह का प्री वर्कआउट है जो उनके हार्ट रेट को बढ़ाएगा, एंग्जाइटी कॉज करेगा। ये मैं तो बोल रहा हूँ, अभी भी जो
आपका भी मैं स्टेरॉइड और हार्मोन्स की तो बात ही नहीं कर रहा, ये मैं सिंपल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, हाई डोज कैफीन की बात कर रहा हूँ और बीटा एलानिन वगैरह की बात कर रहा हूँ जो प्री वर्कआउट में होते हैं। और इनका काम ही क्या होता है कि बॉडी को एक स्टिमुलेशन देना, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाना, फ्लशिंग करना, आई मीन ब्लड कैपिलरीज वगैरह थोड़ा डायलेट हो जाती हैं, आपको पंप अच्छा दिखता है। लेकिन अल्टीमेटली ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की, क्योंकि वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनमें किसी को भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो नहीं बनना है, शायद 1000 में से किसी एक को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना होगा। उसके बाद में जहाँ भी उनकी और शॉर्टकट जब पूरे नहीं होते, देन दे गो फर्दर फॉर दीज थिंग्स, स्टेरॉइड्स और वो, जो कि मैं तो उनको इवन लाइफ थ्रेटनिंग समझता हूँ, उनका तो हमेशा सबको बचना चाहिए। जैसे कार्डियक अरेस्ट है आजकल बहुत जवान लोगों को भी हो रहा है, दिल के दौरे पड़ जाते हैं, एकदम हार्ट रुक जाता है, तो क्या ये एक बड़ा इसका रीज़न हो सकता है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट की जहाँ तक बात है, ये तो एक एक्सीडेंट कहा जाएगा अगर ये यंग एज में हो रहा है तो। कई बार ऐसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमें पहले से पता नहीं होता। एटलीस्ट जिम तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरॉइड्स या जो दवाइयाँ ली जा रही है, क्या वो रीज़न हो सकता है? ये रीज़न बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें हैं जो इतनी खतरनाक हैं, मेफेंटामिन जैसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपका हार्ट रेट बढ़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन देती हैं। और आप जिम में जाने के बाद चाहे अपनी कैपेसिटी से दुगना व्यायाम कर लें, लेकिन उनका इतना एडिक्शन हो जाता है कि एक समय के बाद आप एक सामान्य सी चीज़ उठाने में भी आपके हाथ कांपने लगते हैं और आपको लगता है जब तक वो इंजेक्शन या वो दवाई मैं नहीं लूँगा तो मैं ये सामान्य सा काम भी नहीं कर सकता। तो उनका तो बहुत नुकसान भी है बहुत बड़ा। अच्छा, हमारा जो बहुत बड़ा ऑडियंस स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेजेस में है या मेडिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हज़ारों बच्चे तो कोटा में हैं जो ऐसे वीडियोस देखते हैं। स्टूडेंट्स के स्ट्रेस से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। स्ट्रेस में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मेरा इतना ज़्यादा सिलेबस है कवर नहीं कर पा रहा, या पेरेंट्स का प्रेशर है डॉक्टर ही बनना है, फैमिली एक सोसाइटी का प्रेशर भी आ जाता है कि भाई डॉक्टर ही बनना है। अब उस बच्चे ने स्ट्रेस लेना शुरू किया, उसको एंग्जाइटी हुई, फिर वो एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन और फिर कई बार जो स्टेज है वो सुसाइड तक पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स को ऐसा क्या कुछ दिनचर्या अपनानी चाहिए या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिससे वो बच सके, थोड़ा सा एक हैप्पीनेस वाला जो स्टेट है वो उनके अंदर आ सके? ठीक है फरमान भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें कोई बुकिश बात नहीं करना चाहूँगा। मैं भी पेरेंट हूँ 2 बड़े बच्चों का। मेरी बेटी है वो ग्रेजुएशन कर रही है, बेटा भी नीट की तैयारी कर रहा है, 12th में है। फिर तो आप राइट पर्सन है ये आंसर करने के लिए। मैं इस तरह से बीइंग ए गार्जियन आपको बताना चाहूँगा, और बच्चों को जो साइकोलॉजी होती है बच्चे की, वो मुझे अपनी अभी तक याद है, मुझे पता है कि बच्चा कैसे सोचता है। तो उस पर भी मैं 2 बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने देश के बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि कुछ फिल्में आ जाती हैं जहाँ पर डायरेक्टर ये दिखाता है कि भाई जो मन में आए वो करो, पेरेंट्स के आप कहने में मत चलो। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल सच नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश इतना ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड देश है कि यहाँ हर आदमी वो काम नहीं कर सकता जो वो चाहता है ना। आपको अपनी अर्निंग करनी है, आपको पैसे तो कमाने ही कमाने हैं। तो पेरेंट्स कोई गलत नहीं होते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा फोटोग्राफर नहीं बन सकता, हर बच्चा यूट्यूबर नहीं बन सकता, है ना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जैसे दिखा देते हैं, कुछ मूवीज़ में आया कि वो शौक था तो वो वही बन गया। भाई जंगल ही नहीं है देश में, फोटो किसका कहाँ से खींचोगे? सोशल मीडिया का जमा, AI से तो आजकल ये सारे काम हो जाते हैं। अब इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। ये लाइफ मूवीज़ देख के नहीं चलती है। अब इसमें एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। यू हैव टू मेक देम राइट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं ये सोचूं कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, अब मैं डॉक्टर बन गया, तो क्या मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं डॉक्टरी इस तरह से करूँ कि जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ वो दूँ, और इस डिसीजन को मैं सही बना लूँ। ठीक है ना। हर बच्चा अगर अपने घर से वो पैसे उसने लगाए हैं, पेरेंट्स ने कहीं से खर्चा किया है, तो पहले उसको उसका मन नहीं था, लेकिन पहले उसको ये टटोलना चाहिए कि यार क्या अगर मैं यहाँ से क्विट करता हूँ तो क्या ये ठीक है? क्या इंजीनियर बनना बहुत बुरी बात है? चलो ठीक है, आपका ज़्यादा मन नहीं था इंजीनियर बनने का, बट इंजीनियर बनना अच्छी बात है। डॉक्टर बनने का ज़्यादा मन नहीं था, बट डॉक्टर बनना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। बिलीव ऑन योर एबिलिटीज़, फ्लेक्सिबिलिटीज़। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि अगर मेरा मन फोटोग्राफर बनने का था तो मैं फोटोग्राफर ही बनूं। आप डॉक्टर बनने के बाद भी फोटोग्राफी को बाद में अडॉप्ट कर सकते हैं। एकदम क्विट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
प्रेशर मत दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, हर जर्नी को एंजॉय करिए। आप ऐसा समझते ही क्यों है कि पढ़ना एक प्रेशर है? आप इस जर्नी को एंजॉय क्यों नहीं करते? आपकी जो एज है 18 साल, 20 साल, 22 साल, बिलीव मी, आप जो कर रहे हैं आप इससे बहुत ज़्यादा करने में कैपेबल होते हैं। आपकी जो ऑर्गेनिज्म है, पूरी नेचर आपको आगे बढ़ाने पे लगी हुई है। आपके हार्मोन्स इतने स्ट्रांग हैं, आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि जो आप कर रहे हो ना, इट्स लाइक कि आप एप्पल का एक आईपैड लेके और उसमें सिर्फ कैलकुलेटर की तरह यूज़ करो। हमारे पास इतनी ब्रेन में कैपेसिटी और है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करते नहीं हैं। ज़रूरत है सिर्फ चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने की, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में। आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी हॉबीज़ को साथ में कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपको म्यूज़िक, डांस, कुछ प्ले करने का, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का, कराटे का, कुछ भी अगर मन है तो आप वो भी कर सकते हैं और आप अच्छा पढ़ भी सकते हैं। डिप्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करने। कोई अगर स्टूडेंट अभी करंटली इस फेज से गुजर रहे हैं, लाइक दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, उनको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, उनको क्या चीज़ करनी चाहिए? लाइक एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अपने आप से बात क्यों आ रहे हैं एंजाइटी अटैक? क्या है जो आप नहीं कर सकते हो? पढ़ाई को आप प्रेशर लेते ही क्यों नहीं हो? जब आप कोई गेम खेलते हो तो वहाँ आप एक्साइटेड क्यों होते हो? आप क्रिकेट खेल रहे हो, धूप में 4 घंटे 6 घंटे लगे हो, नहीं यार हराना है, नहीं यार जीतना है, आप कभी उसे प्रेशर लेते हो? वही अगर घर में किसी ने बोल दिया कि एक सामान ले आओ, कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, थकान हो रही है, खेलते समय क्यों नहीं होता? तो ऐसे ही आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलना चाहिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। लोगों के हित के लिए अगर कोई बात रहती है, कोई इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपसे आकर वो कंसल्ट करना चाहता है, तो एक छोटी सी चीज़ मैं इसको कवर करना चाहता हूँ कि आपका जो क्लिनिक है, आप प्रैक्टिस जहाँ पर करते हैं, क्या एड्रेस वगैरह आप बता सकते हैं? हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उसको। तो अगर कोई आपसे आकर मिलना चाहता है तो कहाँ पर आ सकता है? हाँ, मैं डॉक्टर डी शर्मा, मैं MD फिजिशियन हूँ और मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम है जो गाज़ियाबाद में है, और एड्रेस आप दे ही देंगे डिस्क्रिप्शन में जी। उसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपना एक इंस्टा पे पेज शुरू किया है। जी। रीज़न वही था कि जो चीज़ हम OPD में कई बार नहीं समझा पाते हैं, एक जैसे कि फ़ीवर का अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम हमेशा बोलते हैं कि फ़ीवर शत्रु या दुश्मन, पेशेंट की निगाह में वो दुश्मन है और हमारे एंगल से वो आपका मित्र है। जी। यही समझाने में मुझे 24 साल लग गए, शायद मैं नहीं समझा पाया पेशेंट को ठीक से, कि बुखार आता है तो आप इतना बेचैन मत होइए, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और कीटाणु के आपके शरीर में पनपने की ताकत को कम कर रहा है। तो शायद ये चीज़ जब मैं आपसे चैम्बर में बोलूँगा अपने, तो आपको लगेगा यार ठीक नहीं हो रहे डॉक्टर साहब से, तो इन्होंने ये कहानी बनानी शुरू कर दी। तो ऐसे ही छोटे छोटे मैसेजेस देने के लिए मैंने अभी 29 दिसंबर को मैंने भी एक काम शुरू किया है और मैंने अपना इंस्टाग्राम पे अपना फर्स्ट टाइम पेज बनाया। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ इन सब सोशल मीडिया का, तो वो है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेफरेंस देंगे हम वीडियो में आपका इंस्टाग्राम पेज। अगर लोग आपको देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं अच्छी चीज़ों को लेकर तो वो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। इवन वहाँ पर आप ये भी दिखेगा कि रियल लाइफ में जो भी आप बोल रहे थे कि फिटनेस ऐसे एक्सरसाइज करो वैसे करो, सोशल मीडिया पे भी देखेंगे कि आप कितना करते हैं रियल लाइफ में, कितना आप मेहनत, कितना आप उधर मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। लोग देख के अगर इन्फ्लुएंस होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रेफरेंस हम देंगे, आपका एड्रेस भी देंगे, लोग आपसे आके मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। फैमिलीज़ से कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। आजकल इंडिया में एक बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ देखने के लिए मिलती है भाई साहब, डेटा इतना सस्ता हो गया है, 19 रुपये में 1.5 GB। बिल्कुल। वाईफाई लग गया है, अनलिमिटेड यूज़ करो। माँ खाना बनाएगी किचन में, बच्चे को फ़ोन पर जी। पिताजी उधर अपने काम में लगे हुए, लैपटॉप पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे को लैपटॉप दे देंगे फ़ोन, जा बेटा वो देख। कितने बड़े लेवल पर ये एक तरह से मैं बीमारी कहूँगा कि कैप्चर कर चुकी है, और इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत ही ज़्यादा मौजू क्वेश्चन बोलूँगा इसको, बहुत ज़्यादा आपने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं कल भी अपनी OPD में बात कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से, छोटा सा बच्चा मोबाइल लेके अपना मूवी देखने में बिजी है। मैंने उनको बोला कि थोड़े दिनों पहले हम ये सुनते थे कि स्टडीज़ आ रही हैं कि मोबाइल का एडिक्शन कोविड से ज़्यादा बड़ा एपिडेमिक बनता जा रहा है। तो आप सबसे पहले बच्चे को मोबाइल से हटाइए, और अगर वो अभी आप छीनेंगे, वो रोएगा, सर पीटेगा, ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरह बनते जा रहे हैं। अगर आप खुद यूज़ करेंगे तो बच्चा ज़रूर यूज़ करेगा। अगर आपको उसके लिए घर में नॉर्मल फ़ोन भी यूज़ करना पड़े तो आप करिए, ज़रूरी चीज़ों के लिए अलग कहीं रखिए एक फ़ोन को, हाँ जी, बाहर यूज़ करिए।
लेकिन बच्चों को तो मोबाइल से बचाना, और जो जितना छोटा बच्चा है उतना ज़्यादा बड़ा खतरा है मोबाइल उसके लिए। स्क्रॉल करना सीख गया है, Scroll करना फिंगर सीख चल रही है उसकी दो सबसे पहले आपका मानसिक विकास रुकेगा, फिजिकल तो बिल्कुल जाहिर सी बात है रुक जाएगा। क्यों? कि वो बच्चा ना बाहर खेलने जाएगा ना वो पढ़ेगा। और ये एडिक्शन, मुझे तो ये एडिक्शन ड्रग से भी बड़ा एडिक्शन लगता है। अगर मेरे हिसाब से आप माने तो कोविड वाज नॉट ए महामारी, नॉट ए एपिडेमिक, मोबाइल उससे बड़ी है। वो पूरा कैरेक्टर आपका ख़त्म कर रही है, पूरा आपका फिजिकल मेंटल विकास बिल्कुल उसको रोक रही है। माँ बाप के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह है, बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। अगर उस सबसे पहले सेक्रीफाइस उनको करना पड़ेगा। अगर आप घर से हटा देंगे, कहते हैं सर कैसे दें, कैसे रोकें इसको, ये तो मानता ही नहीं है, ये तो खाना ही नहीं। माँ बड़ी खुशी से कहती है सर मोबाइल दे दो, इसको खाना खिला दो, पेट भर के खा लेता है। मत दो खाना, कोई बात नहीं, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, खाएगा अपने आप, भूख लगेगी तो खाएगा, बिल्कुल खाएगा, बिल्कुल खाएगा। तो मोबाइल जितना आप समझ रहे हैं, मैं फिर दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जितना बड़ा खतरा आप समझ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। दे आर नो फ्री केक्स, कोई वाईफाई फ्री नहीं होता, कोई डाटा फ्री नहीं होता। सब कंपनी आपको दिखा रही हैं, उसके बदले वो अपना कहीं और से उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर कोई, मैंने एक जगह कहीं लिखा पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट आप हैं, प्रोडक्ट एंड वी आर Product आप, प्रोडक्ट एंड इन दिस केस वी आर द प्रोडक्ट। वी आर द प्रोडक्ट्स। तो यही होता है, नेटफ्लिक्स देखेंगे, हमारा टाइम उसने ले लिया जिस टाइम में हम कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते थे। एक लोगों को अच्छा, मान लीजिए हम कोई एक काम कर रहे हैं, मैं अच्छा हूँ किसी काम को करने में, मैं किसी को सिखा सकता हूँ, भी सीख ले आ जाए उस टाइम में, किसी को एक अच्छी वैल्यू मिली, एक अच्छा उसको डिसिप्लिन मिल गया लाइफ में, तो वो कर सकते हैं। लेकिन टाइम हमारा वेस्ट होने में बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है कि मोटिवेशन है और कंसिस्टेंसी है। जैसे हमने रिजोल्यूशन के बारे में भी बात की थी, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेडिकल की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो लोग अब अपने एमबीबीएस में या अपना मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने कई बार क्या रहता है कि वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और फिर बीच में ड्रॉप कर देते हैं। उनको लास्ट तक आते आते ये पता नहीं रहता कि भाई एनाटॉमी में क्या चीज़ें हैं, फिजियोलॉजी में क्या चीज़ें हैं। तो एक मोटिवेशन है, एक कंसिस्टेंसी है। तो क्या दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं या सिर्फ मोटिवेशन से काम चल जाएगा स्टूडेंट्स के केस में? मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मोटिवेट तो आप हमेशा पूरे दिन होते रहते हैं। कुछ भी आपने देखा, आपने यूट्यूब देखा, आपने फरमान भाई के सब्सक्राइबर देखे, आप मोटिवेट हो गए, यार मैं भी कल को चैनल बना लेता हूँ। फिर उसके बाद आप मेरे पास आए मुझे दिखाने के लिए, नहीं यार डॉक्टर बन जाता हूँ, इनके भी बहुत मज़े हैं। तो मोटिवेशन तो बहुत आसान है, कहीं से भी आप मोटिवेट हो सकते हो। ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंस आप जिस भी चीज़ में रहेंगे, आप चाहे कारपेंटर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप यूट्यूबर हैं, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। केवल मोटिवेट होंगे तो उससे मुझे नहीं लगता। एक टाइम आएगा मोटिवेशन खत्म भी हो सकता है, वो खत्म ही, कंसिस्टेंसी नहीं है सोर्स तो ऑफ वो- मोटिवेशन जब आपको लगेगा बोरिंग तो फिर वो खत्म हो जाएगा। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज मच इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स के केस में जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो एक एज भी है और मोबाइल फ़ोन इजीली एक्सेसिबल हैं, सब चीज़ें इंटरनेट एक्सेसिबल है, एडिक्शन बढ़ गई है, वो पढ़ाई से ज़्यादा रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कितना नुकसान है? देखिए इसमें कितना नुकसान है ये तो कुछ समझना बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि करना क्या है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले क्या होता था। सपोज़ मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, तो मैंने कोई लिटरेचर उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अगर मुझे कुछ थोड़ा टाइम मिला तो मैं भी मोबाइल उठा लेता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आज किस स्टेज में हूँ, मुझे कितनी ज़रूरत है किस चीज़ की, कितना मुझे पढ़ना ज़रूरी है या कोई और एक्टिविटी ज़रूरी है, कितना टाइम मैंने मोबाइल को दिया। अगर आपके पास ये ब्रेक सिस्टम नहीं है तो इसको बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मोबाइल उठाते हैं, बिल्कुल उठाएंगे, उठाते होंगे, मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। कंट्रोल करना, मुझे लगता है आप अपने रूम में कहीं लिख लीजिए, बाहर सामने कहीं अपने सामने ये लिख लीजिए कि मुझे ध्यान रखना है, भटकना नहीं, उस फ्लो में बहते नहीं चले जाना है। मैं उठाऊंगा 10 मिनट देखूंगा या जितना देखूंगा वो देखूंगा, क्योंकि उनका तो एल्गोरिदम इस तरह का है, यूट्यूब का या किसी भी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस तरह का है कि वो आपको ट्रैप करते चले जाएंगे। तो क्या आप इतने कमज़ोर हैं उस ट्रैप से निकल नहीं सकते? बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आज मैंने कितनी देर रील देखी। आपने चाहे 4 घंटे देखी, बट वो नेक्स्ट डे जब आप देखोगे कि 4 घंटे आपने लिख दिया उसके नीचे, आज मैंने 4 घंटे रील देखी, तो बात शायद आपके दिल को कहीं चुभेगी। कुछ तो प्रयास करेंगे ना। स्टार्ट विद लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करिए,
बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप बिल्कुल साधु बन जाएंगे, छोड़ दें, साधु भी देखते हैं, वो भी कोई बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे स्टेप से शुरू करिए। उसके लिए सबसे अच्छा है अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम किसी पेशेंट को बोलते हैं ना डाइट कंट्रोल, डॉक्टर साहब मैंने तो कल खिचड़ी खाई थी, सुबह दाल रोटी खाई थी वगैरह वगैरह, तो हम उनको बोलते हैं मैंने आपसे कल का नहीं कहा है, आप एक हफ्ते का अपना एटलीस्ट एक हफ्ते का डाइट प्लान देखिए, तब आपको पता लगेगा आपने कितने बार चाय पी, कितने बार आपने कोल्ड ड्रिंक भी लिया, कितने बार आपने आइसक्रीम भी खाई या बाहर भी खाना खाया। वो सारी कैलोरीज गई तो आप ही के पास ना। आप मुझे सिर्फ कल का बता के दिखा रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा डाइट कंट्रोल किया है। तो अपने को ट्रैक करना सीखिए। आप अगर सिर्फ चार्ट पे लिखते चले जाएंगे, मैंने रफली आज 4 घंटे मोबाइल में कुछ भी बेकार की चीज़ें देखी थी, कल 3 घंटे देखी थी, तो दिल को बात चुभेगी, शायद वो आपके लिए कुछ गाइड कर सकें शायद। एक चीज़ मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको कहते हुए सुना है, लाइक उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत कंसर्न्स होते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी है, वो अच्छा दिखना चाहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छी नींद लेते हैं। नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी सक्सेस में। तो क्या नींद सच में इतना बड़ा रोल प्ले करती है? लोग लेट सोते हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह में 12 बजे उठ रहे हैं, आधा दिन ऐसे चला गया, क्या ये सच है? बिल्कुल ठीक है ये बात। देखिए एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये सर्केडियन रिदम क्या है? हमारा जो इवोल्यूशन है, हम जो इंसान बने हैं, ये कोई 1000-2000 साल का नहीं है, ये लाखों साल की हिस्ट्री है। इन लाखों साल में बॉडी ने अपने आप को इस तरह से इवोल्यूशन हमारा हुआ है कि उसकी एक रिदम है। वो बिल्कुल जैसी हमारी नॉर्मल दिनचर्या होनी चाहिए कि हम सुबह उठते हैं, अपना फिजिकल कुछ भी करते हैं या मेंटल पढ़ाई वगैरह कोई काम करते हैं, नहाते धोते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को थक के फिर से सो जाते हैं। एग्जैक्ट यही हमारी बॉडी चाहती है। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम, हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन इसी हिसाब से होता है। उसी हिसाब से हमारा रेस्पिरेशन दिन में ज़्यादा काम करता है, हार्ट रेट दिन में ज़्यादा होता है, डाइजेशन दिन में बढ़िया होता है, फिजिकल काम करने के लिए हम दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और शाम तक धीरे धीरे हमारी कैपेसिटीज़ वो कम होनी शुरू हो जाती हैं और हम धीरे धीरे सोने की स्टेज में जाने की हमारी बॉडी तैयारी करने लग जाती है। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है वो उसका उल्टा। लाइट्स बहुत हैं, देर रात तक खुलने वाले मॉल्स हैं, पब हैं, क्लब्स हैं, पढ़ते भी हम रात में हैं। आपके बहुत सारे ऐसी आप कंपनीज़ में काम करते हैं जहाँ आपको रात को जग के काम करना होता है। तो हम अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं। जो हमारी बॉडी ने लाखों साल में डेवलप किया था, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो इट कॉजेज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वो नहीं है कि जो आपको वैसे फील होता है कि भाई मेरा कुछ नुकसान हो गया, परेशान है। एक कंसिस्टेंट ये स्ट्रेस देती है ये चीज़ बॉडी को, और उस स्ट्रेस से कई तरह की साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या हम रात को नहीं सोते हैं प्रॉपर, तो एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, कॉर्टिसोल। जी, उस कॉर्टिसोल का क्या काम है? ये कॉर्टिसोल बेसिकली हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के लिए होता है। मतलब वो बॉडी को कुछ तैयार करता है, उसके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज ज़्यादा बनाएगा, वो आपके लिपिड्स को भी तोड़ेगा, वो आपके प्रोटीन को भी तोड़ना शुरू करेगा, वो आपको ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? आपकी बॉडी में फ़ैट को बढ़ाएंगी। फिर जब उसके डिपोज ख़त्म होंगे बॉडी के फ़ैट के, तो आपको खाने की क्रेविंग होगी, और वो भी क्रेविंग ऐसी चीज़ों की जो रिच इन कैलोरीज, मतलब ज़्यादा आपको मीठा, ज़्यादा आपको ऑयली चीज़ें खाने का मन करेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, मोटापा आएगा। डायरेक्ट ना सोना या कम सोना भी सबसे पहले ओबेसिटी का एक रीज़न होता है। उसके पीछे हार्मोन काम करता है, कॉर्टिसोल। तो प्रॉपर सोना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे तैयारी करते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा आप दिन में पढ़िए, आप रात को जल्दी सो जाइए, सुबह आप 4 बजे उठ जाइए, आप 3 बजे उठ जाइए। आप रिदम के साथ चल रहे हैं, आप एक नदी के फ्लो में बह रहे हैं। आप नदी के फ्लो में बहेंगे, आप कितनी दूर तैर सकते हैं? आप अगेंस्ट जाएंगे तो कितना दूर तैर सकते हैं? जब आप सुबह 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं तो पूरी प्रकृति आपकी हेल्प कर रही है। आप अगर उल्टा कर रहे हैं तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। कैसे पढ़ पाएंगे? तो कोई भी इंसान हो कैसे ही फिट रह पाएगा? रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। एक बार आप एक्सपीरियंस करके देखिए, कुछ दिन आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप यूज टू हैं रात को जगने के, तो उसको थोड़ा सा बस जगेंगे तब भी आप रात में ही, बस जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, और रिजल्ट्स आप खुद देख लीजिए। आजकल एक ऐड बहुत ज़्यादा, मुझे टीवी कभी देखता हूँ तो एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। एक ऐड आता है, इनो, काम शुरू 6 सेकंड में, अमेज़ॉन प्राइम सेम डे डिलीवरी, ब्लिंकिट 10 मिनट में ग्रॉसरीज। ये जल्दबाजी जो मची हुई है सब चीज़ों में, मैं किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लूँ, ये तुरंत हो जाएगा।
रात को 2 बजे मन किया, ज़ोमैटो कर लिया, खाना खा लिया। रात को 1:30 बजे तक मूवी देख रहे थे, ठीक है भाई मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, सेम डे मेरा देखा और मूवी देखना शुरू कर दिया, प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लिया। या ये एक जल्दबाजी वाली जो चीज़ पूरी सोसाइटी में मची हुई है, एक तरह से एक सोसाइटी प्रेशर आ गया है लोगों के ऊपर कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी, चाहे वो खाने की हो, मेडिसिन की हो या किसी भी तरह जो जिससे हमें बेनिफिट मिलना था शरीर को, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि इंसानों के सभी के लिए बात कर रहा हूँ कि हम जल्दबाजी के चक्कर में अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम जल्दबाजी में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये जो सब चीज़ें हमारे हाथ में फिंगर टिप्स पे आ गई हैं, ये सबसे बड़ा अलग अलग तरीके से नुकसान कर रही हैं। आपने 2 चीज़ें बोली हैं वो बिल्कुल अलग थी, जैसे कि अभी आपने कुछ जो फूड आइटम डिलीवरी करने वाली सर्विसेज हैं उनके बारे में बोला। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि सबसे पहले क्या होता था कि रात को सपोज़ बच्चा पढ़ रहा है, उसको कुछ मन करा खाने का तो अपनी माँ से कोई स्नैक मांगेगा। अब वो या उसका मन कर रहा है कुछ ही छोले भटूरे भी खाने का, तो वो सोचेगा नहीं अब नहीं मिलेंगे, 9 बजे हैं, घर से बाहर भी नहीं जा सकते और कहीं दुकानें बंद हो गई होंगी। अब रात को बहुत इट्स वेरी ऑफ्टन कि अब रात को बच्चे जो पढ़ते हैं और उनको जब भूख लगती है तो वो ऑर्डर करते हैं इन सारी सर्विसेज तुरंत। हाँ जी, और वो कुछ भी मंगा सकते हैं, वो छोले भटूरे भी मंगा सकते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक भी मंगा सकते हैं, पिज़्ज़ा भी मंगा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट अगर आप टोटल देखेंगे, ऐसी चीज़ों का मन तभी करता है आप रात में अकेले बैठे हुए भूख लगाई तभी मन करता है। उस समय नॉर्मल सर्विसेज उपलब्ध नहीं होती थी पहले, अब होती हैं। इसके चलते बहुत सारे बच्चे ओबेसिटी का शिकार होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये जो ये पहली वाला फैट होता है ये इसी रीज़न से आता है। हाँ जी, स्ट्रेस आपने बताया था ना, ग्लूकोज को ब्रेक करता है, वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ों ना रात को, अब उसका क्या हुआ, रात को सपोज आप लेट पढ़ रहे हैं और लेट आप खाना भी ऐसा खा रहे हैं बाहर से मंगाया हुआ, तो मल्टीपल फैक्टर हो गए, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। एक प्रॉब्लम वाली बात मुझे और याद आती है, आजकल ड्रग रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगर किसी को एक बार टीबी हुई, दोबारा हो गई तो फिर मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। घर में एंटीबायोटिक्स रखे हुए हैं, इजीली अवेलेबल हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं इंडिया में, और लोग जाके पूरे पूरे पत्ते खरीद के ले आते हैं और ज़रा से दर्द हुआ किसी को, एक एंटीबायोटिक दे दो, एक पेन किलर दे दो, हो गया ठीक। तो ये कितना नुकसानदायक है सेल्फ मेडिकेशन? ये इतना नुकसानदायक है कि आप बाहर जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज सो कॉल्ड जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ आप ये देखिए कि बहुत ही छोटी सी एक लिस्ट होती है, जिसे ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं, जो आपको मिल सकती है। वहाँ ये मिल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पे सब चीज़ें इजीली, केमिस्ट से ले लीजिए, आपको क्वैक्स बहुत ज़्यादा लिख देंगे, और उसके बाद जो हम थोड़ा बहुत जो समझने लगे हैं चीज़ों को, हम अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन लोगों की मैं बता रहा हूँ कि वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से, क्योंकि हमारे पूरे समाज की बात है जी, कि आप एंटीबायोटिक्स कभी खुद से ना लिया करें। अगर आपको घर में फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें रखनी है, तो जो भी आपके फिजिशियन हैं, आप एक बार उनके कभी भी जब भी जाते हैं उनसे कह दीजिए कि सर हमें कुछ चीज़ें बता दीजिए। अगर उनको पता है आपको रिएक्शन नहीं करती, कुछ साइड इफेक्ट नहीं करती, तो आपको बता देंगे कि भाई बुखार के लिए आप पैरासीटामोल रख लीजिए, एक आधा रात में कोई एलर्जी वगैरह हो जाए तो एक एलर्जी गोली रख लीजिए, ऑल ऑफ सडन अगर कभी कुछ वॉमिटिंग्स हैं या कोई पेट में दर्द है, इस तरह की दवाई हैं, ये फर्स्ट एड बॉक्स में रखने की चीज़ें होती हैं। एंटीबायोटिक कभी नहीं होती है। सबसे पहली बात तो क्या है कि हम समझते हैं बुखार आया है तो एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा। मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वायरल। आजकल सब ज़्यादा पेशेंट वायरल के आते हैं जो बुखार के होते हैं। हाईली कंटेजियस बीमारी है, एक दूसरे को तेज़ी से फैलती है और बहुत छोटे स्पान में फिर ये ठीक भी हो जाती है, जहाँ किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ज़रूरत होती है तो आपको डोज नहीं पता होता, आपको कितने दिन उसको कंटिन्यू करना होता है ये नहीं पता होता, आप उसे बीच में छोड़ देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बैक्टीरियाओं में इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है। मतलब जो बैक्टीरिया पहले इस पर रेस्पॉन्ड करते थे, अब उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हम किसी इंसान को डरा रहे हैं, आज डराया, कल डराया, परसों डराया, 10 दिन बाद उसका वो डर ही खत्म हो जाएगा। कितना डरा लोगे किसी को? ये भी कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखिए कि पहले जो मॉस्किटो होते हैं घरों में मच्छर, उनसे बचाव के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती थी। एक कॉयल आती थी, एक छोटी सी टिकिया आती थी जिसे आप जलाते ही सारे मच्छर मर जाते थे, स्प्रेज आते थे, मर जाते थे। अब धीरे धीरे वो मच्छर उन चीज़ों से अब नहीं मर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता उस जहर के लिए वो विकसित कर चुके हैं। वो काला हिट आने लगा, काला हिट अब वो भी काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से बैक्टीरिया जो हैं वो इन सारी जो उपलब्ध में एंटीबायोटिक हैं इनके अगेंस्ट धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते चले जा रहे हैं। और आप उस भविष्य की कल्पना करिए जब मेरे पास
एंटीबायोटिक है और मैं बीमार हूँ, बट वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो वो क्यों नहीं काम कर रही है? ये मिसयूज़, इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हो रहा है, ये इसकी वजह से ऐसा एक पिक्चर कई बार बताई जाती है कि हो सकता है कि सुपर बग बनने लगे हैं जिन पर कोई दवाई काम नहीं करती उन बैक्टीरियाज के ऊपर। और आप समझिए कि एंटीबायोटिक इतनी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए कि नोबेल प्राइज़ मिला था जिन साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक बनाई थी, क्योंकि तब तक एंटीबायोटिक नहीं होती थी, लोग सामान्य इन्फेक्शन से मरते चले जाते थे। कोई वॉर होता था तो वॉर में डायरेक्ट जो लोग मरते थे उससे ज़्यादा लोग वो होते थे जो छोटे घायल होने के बाद छोटे छोटे जख्म के इन्फेक्शन से मर जाते थे, क्योंकि तब एंटीबायोटिक कोई जानता नहीं था। अब हम फिर उसी एरा में जा सकते हैं अगर इस तरह का यूज़ बंद नहीं हुआ तो। इसलिए एंटीबायोटिक का रैशनल यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी कम देखा है, ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स हैं, मैं कहूँगा सो कॉल्ड वो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ऐसी बातें बताते हैं, भाई एंटीबायोटिक्स आप इतनी ज़्यादा मत लीजिए। कुछ रूरल एरियाज़ में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, डिग्री धारक नहीं हैं, वो एंटीबायोटिक्स खुल के जो है लोगों को देते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं। तो लोगों को उनसे बचना चाहिए। और जो एक कहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता, आपने बताया कि जो बैक्टीरियाज़ हैं या इतने ये बग्स वगैरह हैं, ये अपने अंदर जो है डेवलप कर रहे हैं। तो आप अगर कभी बीमार होते हैं उस चीज़ से, अगर आप फिर बाद में एंटीबायोटिक लेते हैं तो बच सकते हैं। अगर उसके अंदर वो रेजिस्टेंस आ गया तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात हमें। साथ ही में कुछ और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे आपने बताया अभी अपना हेल्थ के बारे में बताया था, थोड़ा सा हमने अपना बात की, मेडिसिन के बारे में बात की, थोड़ा सा और हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि आप पर्सनल हो सकती हैं थोड़ी सी चीज़ें, लाइक कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, किसी हॉस्पिटल में है या आपका पर्सनल क्लिनिक है, टेलीमेडिसिन भी क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, मैं टेलीमेडिसिन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता अभी हमारे पास जो ज़्यादा पढ़ी लिखी, जिसे हम सो कॉल्ड पढ़ी लिखी कम्युनिटी बोलते हैं, वहाँ के लोग बहुत आते हैं कि सर आम आदमी जो तथाकथित पढ़े लिखे, मैं इसलिए बोलूँगा कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी मुझे बोलते हैं सर हमने कल टेली कंसल्टेशन लिया था। अच्छा। मैं लगभग पिछले 23 से 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर फ़ोन पे कि खांसी की दवा बता दीजिए, और मैंने अगर आपको कभी पहले नहीं चेक किया है, पहले आपसे नहीं मिला हूँ, तो मैं आपको खांसी की दवा लिखने में समर्थ नहीं हूँ शायद, क्योंकि विदाउट चेकिंग द पेशेंट, आप उस टेस्ट नहीं लगाया, आपने उसको चेक नहीं किया, सिम्टम्स आपने नहीं देखे। गले में दर्द अगर किसी पेशेंट ने मुझे बताया और अगर मैं उसका गला नहीं चेक कर रहा, तो मैं कैसे उसको मेडिसिन दे सकता हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसको चांसेस वायरल किसी टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस के हैं या बैक्टीरियल के हैं, इसको एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है? खांसी भी अगर आ रही है तो इसको अस्थमा तो नहीं है? अगर मैं खांसी रोकने की दवा दे दूँ तो उसका अस्थमा और बिगड़ जाएगा। अस्थमा की दवाई दे दूंगा और उसको अस्थमा नहीं है तो वो खांसी में वो दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो अगर आप एक खांसी, गले दर्द की दवा फ़ोन पे नहीं दे सकते सही तरीके से, तो फिर टेली मेडिसिन का फ़ायदा क्या है? अब ये कोई कोविड का टाइम नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, आप नहीं जा सकते, आप शहर में बैठे हैं। जो बंदा टेली मेडिसिन यूज़ कर रहा है वो ज़्यादातर पढ़ा लिखा होता है, सिटी में होता है, जगह जगह पर डॉक्टर हैं। फिर वही बात आती है, अगर बहुत प्रॉब्लम है, एक पैरासीटामोल रात के लिए ले लो, कल जाकर डॉक्टर को दिखा देना। मुझे लगता है टेली मेडिसिन बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि कोई भी कानून, अगर इसमें डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही होती है, पेशेंट में कुछ अहित होता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी कानून उसको डॉक्टर के फेवर में नहीं बोलेगा कि टेलीमेडिसिन उसने उसको कंसल्टेशन दिया था और वो पेशेंट को चेक नहीं कर पाया, इसलिए वो सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाया। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को सबसे पहले टेलीमेडिसिन देने से बचना चाहिए और पेशेंट को भी टेलीमेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग जैसे मेडिकल प्रोफेशन को एज अ बिजनेस देखते हैं। एक मेडिसिन बाहर मार्केट में 100 रुपये की अवेलेबल है, वही मेडिसिन एक सो कॉल्ड, जिन्हें हम कहते हैं 5 स्टार टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, वही वो मेडिसिन 500 रुपये की मिल रही है। तो क्या ये चीज़ आम लोगों के साथ करना सही है? क्या वो उसको एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव से हमारे देश में आने देना चाहिए, या लोगों को समझना चाहिए कि भाई एक सर्व करने की भी बात होती है? आप डॉक्टर बने हैं, आपको शपथ दिलाई गई है कि हमें तो जो है, अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है तो आप उसको मना नहीं कर सकते देखने से। तो क्या ये चीज़ सही है? देखो, ये ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसमें कोई भी पार्टी सही नहीं है पूरी तरह। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मुझे लगता है कि हमें अपने पेशेंट को ये लिबर्टी देनी चाहिए कि भाई
ये दवाई अगर वो महंगी है, डेली तो नहीं कि हर पेशेंट को आप ऐसे बोलोगे, लेकिन हाँ अगर उसको कुछ महंगे कोर्स ऐसा चल रहा है तो उसको ये ऑप्शन हम दे सकते हैं कि ये दवाई 10 रुपये की भी उपलब्ध है और ये दवाई 20 रुपये वाली भी आती है। दोनों पक्ष मैंने क्यों बोला कि हमने कई फिल्म स्टार्स को, कई सेलिब्रिटीज़ को ये कहते हुए सुना कि नहीं, इसके लिए तो डॉक्टर बहुत बड़ा एक नेक्सस चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, नेक्सस है कि नहीं वो अभी उस बात को थोड़ा साइड रखते हैं। सबसे पहली बात ये कि मेडिसिन्स में क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि खाने की हर चीज़ में क्वालिटी है? 2 रुपये का बिस्किट भी आता है, 200 रुपये का भी आता है, 5 रुपये की कॉफ़ी भी आती है, 500 की कॉफ़ी भी आती है, बिल्कुल है ना। खाना आप 10 रुपये में भी खा सकते हैं, खाना वही छोले भटूरे किसी और जगह 500 रुपये के भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से दवाइयों में बहुत क्वालिटी होती है। उनके दवाई के किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के बाद भी उन पे रिसर्चेस होती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, कैसे वो ड्रग बॉडी के अंदर जाएगा, कैसे वो ड्रग डिसइंटीग्रेट होगा, बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होगा, कितने ड्यूरेशन तक वो काम करेगा। अगर हम किसी दवाई कंपनी के ऊपर अगर हम ऐसी कैपिंग कर देंगे कि नहीं भाई ये तो 10 रुपये की ही आपको बनानी है, तो नई रिसर्च का आना बंद हो जाएगा, लोग रिसर्च नहीं करेंगे फिर। तो सबसे पहली बात तो ये कि दवाई के बनने के बाद उन पे फिर भी रिसर्च होती है, उनके डिलीवरी सिस्टम पर रिसर्च होती है, इवन उनकी पैकेजिंग पे भी बहुत पैसा खर्च होता है कि हम कैसे दवाई को पैक करें कि इसके अंदर हवा ना जाए, इसके अंदर जो दवाई है वो ख़राब ना हो। तो ये सब चीज़ें रिसर्च जो है पैसा मांगती हैं। उसके बाद जब हम उनको उस हिसाब से बनाते हैं, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, जैसे अभी एक DMF ग्रेड टेक्नोलॉजी आई है, तो वो दवाई की जो ड्यूरेबिलिटी है, उसकी एफिकेसी है, उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये रिसर्च चलती रहती हैं और बेहतर बनाने के लिए। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो उसको कॉस्ट पे तो फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का, महंगी हो जाती है चीज़ें। और जैसे एक बहुत बात आती है कि वो जेनरिक इज़ काइंड ऑफ लोकल, वहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कम होता है। जो एक्चुअल कंपोनेंट है जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसकी मात्रा कम भी हो सकती है उनके ऊपर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप ज़्यादा पे करेंगे, आप अच्छी चीज़ लेंगे, आप कम पे करेंगे, आप थोड़ा सा उसकी इंफीरियर क्वालिटी में आपको संतोष करना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पेस्टिसाइड्स, इसी में एक बात और दूसरी बात, अगर सच में कॉस्ट की बात है तो डॉक्टर इज़ द लास्ट पर्सन टू बी ब्लेम, क्योंकि डॉक्टर कॉस्ट नहीं डिसाइड करता। हॉस्पिटल डिसाइड कर सकता है कि मेरे हॉस्पिटल में कौन से इंजेक्शन आएंगे, फार्मा कंपनी डिसाइड कर सकती है कि मैं अपनी दवाई की कॉस्ट कितनी रखूँगा। इसमें डॉक्टर का रोल नहीं होता। एक इंडिविजुअल डॉक्टर बैठा हुआ है, वो दवाई की वो आप उसको कह सकते हैं सर आप मुझे जेनरिक नेम बता दीजिए, मैं जहाँ से चाहूँ ले लूँगा। अगर वो कहता नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, देन मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो आप ठीक नहीं कर रहे। अदरवाइज हॉस्पिटल है कोई कॉर्पोरेट, वहाँ पे कोई इंजेक्शन 500 रुपये का मिल रहा है जो बाहर किसी दूसरे ब्रांड का 100 रुपये का मिल रहा है, तो आई थिंक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी ब्लेम्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके बारे में अभी आपने काफ़ी अच्छा कुछ बताया। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आज के टाइम पर जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ है पेस्टिसाइड से कितना नुकसान है लोगों की लाइफ में, उनको मालूम भी नहीं होता है कि खाने में पेस्टिसाइड उनके पहुंच चुका है, एक पूरा चेन बन गया है। प्रोसेस्ड फूड्स हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने नुकसान लोगों को हो सकते हैं इससे, कैसे बचा जा सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें इनसे बचना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि केमिकल खाने के साथ हमारी बॉडी में कैसे पहुँच रहे हैं। अगर हम सपोज़ फ्रूट की बात करते हैं, किसी सब्ज़ी की बात करते हैं, सबसे पहले उसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है। वो पेस्टिसाइड जब पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो हमारे फ्रूट्स में भी आ जाता है। वो हो गया। उसके बाद में फ्रूट जब पेड़ पे ही होता है तब हम बहुत सारे तरह के पेस्टिसाइड, वो पहले तो हमने फर्टिलाइज़र डाला उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइज़र भी केमिकल होता है, वो आ गया। पेस्टिसाइड कुछ ऐसे होते हैं जो जड़ों में डाले जाते हैं, कुछ पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं। वहाँ से पेस्टिसाइड आ गया। अब वहाँ से किसान ने उसको तोड़ा और आगे भेज दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, क्योंकि पका फल जल्दी ख़राब हो जाएगा इसलिए उनको कच्चा तोड़ लिया जाता है। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें नमी वगैरह को मेंटेन करने के लिए उन पर कई तरह की कोटिंग लगाई जाती है। जैसे सेब के ऊपर आपने कई बार देखा होगा वैक्स की कोटिंग होती है। पके फलों को फिर पकाया जाता है, जिसमें कि आपने कैल्शियम कार्बाइड जानते होंगे, बहुत ही कॉमन एक केमिकल है, एसिटिलीन गैस निकलती है उसके यूज़ से, जो उसको पकाती है। तो पपीता और बनाना वगैरह उससे पकाए जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है।
तो हमारा फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, कोटिंग एजेंट हो गए, और उसके बाद में वो फल हमारे पास पहुंचता है। तो इसमें एक सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हमेशा फल अपने एरिया के सीज़न के हिसाब से खाना चाहिए। अगर आप इस समय जहाँ बैठे हैं वहाँ पे अगर केले का मौसम है तो केला खाना अच्छा है। आप ये मत ढूंढिए कि ठंड में मुझे मैंगो खाना है, तो जाहिर सी बात है वो मैंगो किसी कोल्ड स्टोर का रखा हुआ होगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ हुए होंगे, कहीं बहुत दूर से आया होगा तो उसको लाने में और ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया गया होगा। तो मौसमी फल खाएं, लोकल फल खाएं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड की बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ हम जो बच सकते हैं, तो एक तो मैंने बोला कि मौसम के फल लीजिए, बहुत ज़्यादा जो आपको लगता है पहले से स्टोर में आया होगा, दूर से आ रहा होगा, उन फलों को यूज़ करने से बचना चाहिए। घर पे लाने के बाद उनका धोना, उनको प्रॉपर तरीके से धोने से काफ़ी हद तक हम उन केमिकल से अपना बचाव कर सकते हैं। उसके लिए आप खाना सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। आप सारे फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स को जब लेके आते हैं तो 2 चम्मच खाना सोडा डाल के डिप कर दीजिए 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद सब्जियों को बाहर निकालिए, फ्रूट्स को बाहर निकालिए और गर्म पानी से धो के और पोंछ के उनको एक साथ रख दीजिए। आप उनको छील के भी यूज़ करेंगे तब भी आप कुछ हद तक, जैसे आपने कोटिंग है उनको हटा दिया। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको अगर थोड़ी देर के लिए अगर ढक्कन खोल के पकाते हैं तो कुछ पेस्टिसाइड वगैरह उससे भी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो घर लाने के बाद सब्जी को सोडा से के पानी में डुबो के धोने से और प्रॉपर पोंछ के और यूज़ करने से भी काफ़ी हद तक उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे कि आपसे फिटनेस से रिलेटेड बात करने में बड़ा मज़ा आता है। जो एक एक एज आती है, लोग अपने 50s में 60s में पहुंच गए, या तो वो रिटायर हो गए हैं या घर पे आ गए हैं, अब काम नहीं करते हैं, उनको लगता है अब हमारा आराम करने का टाइम है। सो कॉल्ड हम अपने लिविंग रूम में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, मस्त सुबह शाम खाना खाएंगे, सिर्फ वॉक कर लेंगे एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज हमारी हो गई। तो उनके लिए, उनको क्या एक्सरसाइज वो लोग कर सकते हैं? क्या वो हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या उनके लिए ज़रूरी है या वॉक से काम चल जाएगा उनके लिए? मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले सकता हूँ इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ले इसका सकते हैं। आंसर All take बहुत your फास्ट time. है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सरसाइज हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा कार्डियो टाइप की एक्सरसाइज हो गई, हल्के फुल्के गेम हो गए, और एक होगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या हम जिसे मसल बिल्डिंग कहते हैं। मेरे हिसाब से मसल बिल्डिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो लोग थोड़ा ज़्यादा उम्र की तरफ जा रहे हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, अर्ली 60s में हैं, उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी भी यंग आदमी के लिए ज़रूरी है। पहला रीज़न, हमारा जो मसल मास है वो बाई नेचर ने हमें इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो धीरे धीरे 40s के बाद डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। अब उसमें एक्सरसाइज का रोल क्यों बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, कि मसल हमारी 2 तरह की फाइबर से मिलकर बनी होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2। एक मतलब आप कह सकते हैं कि हल्का काम, एंड्योरेंस वाले काम करने के लिए होते हैं फाइबर, दूसरा ज़्यादा हैवी वेट वगैरह लिफ्ट करने के लिए होता है, और इन्हीं का परसेंटेज भी हमारी मसल में ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 60-40 का रेशो रफली होता है। अब सपोज़ आप मानिए कि मैं अपने 40 में हूँ, 50 5th डिकेड में हूँ, और अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ, वो भी हेवी एक्सरसाइज, तो मेरा मसल मास बहुत तेज़ी से डिटेरियोरेट होगा, मेरा मसल मास बहुत तेज़ी से गिरेगा। मसल गिरने का मतलब है आपकी साथ में बोन्स भी वीक होंगी और आपको आगे गिरने का, फ्रैक्चर होने का, बैलेंस बॉडी को प्रॉपर ना कर पाने का, इस तरह की दिक्कतें शुरू होंगी। तो उस मसल मास को प्रिजर्व रखने के लिए, बचा के रखने के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्डियो भी अच्छा है, बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं कि आप 7 दिन करें, आप 3 दिन या 4 दिन महीने में इस एज ग्रुप के लोगों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। हैवी डंबल्स नहीं उठा सकते, हल्के उठाइए। हैवी रॉड्स नहीं ले सकते, हल्की लीजिए, बट आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। बट हर व्यक्ति की अपनी फिजिकल कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, उससे लाइफ में उसने पहले अपने आप को किस तरह से रखा है। पहले सपोज शुरू से एक्सरसाइज करता रहा है, उन लोगों को दिक्कत नहीं होंगी। अगर आपने शुरू में एक्सरसाइज नहीं करी है, अब अगर आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना होगा, जिससे कि कोई इंजरी वगैरह के चांसेस ना रहें। एक दिन का काम नहीं है। और दूसरी चीज़, अपने आप को हेल्थ स्टेटस को आपको चेक जरूर करना होगा या किसी डॉक्टर से मिलकर ज़रूर देखना होगा। जैसे कि अगर आप अपने 50s में हैं, 40s में, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कैसा है, आपकी शुगर कैसी है, थायराइड है, और अगर एज ज़्यादा है तो आपको अपना कार्डियक एवैल्यूएशन जरूर करा लेना चाहिए, जिसमें बेसिक ECG से लेके आप ईको या TMT जैसे जो टेस्ट हैं एक बार वो करा सकते हैं। अगर उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना चाहिए। प्लस कुछ रेड फ्लैग साइंस, जैसे कि अगर आपको लगता है कि जब भी आप दौड़ते हैं या कोई वेट ज़्यादा उठाते हैं तो कुछ आपको पैल्पिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, छाती में भारीपन वगैरह अगर ऐसा होता है
तो हम इन्हें कुछ रेड फ्लैग साइंस मानते हैं, तब आपको अपने डॉक्टर से या किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से अपने आप को एक बार इवेल्यूएट करा लेना चाहिए। अदरवाइज फॉर द नॉर्मल पीपल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और उसमें रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो होती है उसका भी एक शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीईओ हैं, बड़े चर्चा में रहते हैं। पता नहीं आप जानते होंगे उनके बारे में कि नहीं, आप बड़े व्यस्त रहते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने में, लोगों को सर्व करने में। उनका एक फेमस प्रोग्राम है एंटी एजिंग प्रोग्राम। वो कुछ जेनेटिक थेरेपीज़ हैं या कुछ सेल्स को यूज़ करते हैं, वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, या कुछ अलग तरीके की वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर दिखाते भी हैं। लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हैं कि ये बंदा पहले ऐसे दिखता था और अभी इसकी एज बायोलॉजिकल जो है वो कम हो रही है बढ़ने के बजाय। तो क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं, या आप नॉर्मली अपना दिनचर्या बदलकर फिट रह सकते हैं, ऐसे दिख सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अभी जितना आप जानते हैं वही सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी रिसर्च या पाइपलाइन में होती हैं जो आज हो रही हैं और भविष्य में उनमें और सुधार होने की ज़रूरत होगी। लेकिन हम अपने आप को कोई गिनी पिग या एक्सपेरिमेंटल एनिमल तो समझते नहीं है। बिल्कुल सही। कि अगर अभी कोई चीज़ अंडर ट्रायल है और मैं सोचूं कि नहीं, मैं जाके सबसे पहले उसी से बेनिफिट लूँगा, अभी उसको आने दीजिए, चीज़ों को ग्रो होने दीजिए। और तब तक के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, सैकड़ों हज़ारों साल से हमें उन चीज़ों की समझ है, और या आज की डेट में हम जानते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ है कि अच्छा खान पान और स्वस्थ रहना, खुश रहना, साथ में आपको मेंटली हेल्दी रहने के लिए आपको खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए संतोष भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो खान पान, एक्सरसाइज और मेंटल पीस के लिए योगा, मेडिटेशन और खुश रहना, मुझे लगता है कि अभी हम इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा है। जो लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके नुकसान भी हो सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल नुकसान हो सकता है, बिल्कुल नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी किसी भी सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से जब तक ये चीज़ें नहीं आती, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे कंट्री में हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक ये सब लोग उन चीज़ों को सर्टिफाई नहीं कर देते, तो किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी बिजनेसमैन के कहने पे उसके प्रोडक्ट को इस तरह से यूज़ तो करने की सलाह मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के शुरू में जब वो चीज़ें आती हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो अभी शायद सामने ना आए हों। तो मैं तो कन्वेंशनल चीज़ों पे ही भरोसा करने की राय दूंगा। एक क्वेश्चन मेरा और भी है, व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन आयुर्वेदा? आज के टाइम पर गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है, लोग भी काफ़ी अपना रहे हैं, और जैसे हमने सेल्फ मेडिकेशन के बारे में भी बात की थी, कुछ लोग खुद से भी जड़ी बूटियाँ तैयार करके काढ़े बना के पी लेते हैं। तो आयुर्वेदा को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर, एलोपैथिक फिजिशियन, मैं आपको यही बोलूँगा कि आयुर्वेद के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, जितना आप जानते होंगे शायद उतना ही जानता हूँगा, या जितना कोई भी आम व्यक्ति। लेकिन एक बात बहुत श्योर है कि किसी भी पैथी को यूज़ करने के लिए उसके विशेषज्ञ से ही सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आयुर्वेदिक है, और मैं सोचता हूँ कि ये सबके लिए ठीक है, अगर कोई घर में प्रेग्नेंट वीमेन है उसके लिए भी ठीक है, वही दवाई बच्चे को भी दे सकते हैं, या आयुर्वेद की दवाई अगर मैं खा रहा हूँ तो मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं हो सकती, ये चीज़ मुझे लगता है, या उसका कोई डोज में बहुत ज़्यादा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आयुर्वेद का कोई काढ़ा है तो मैं कितना भी पी लूँगा या ज़्यादा पी लूँगा तो और ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगा। इन चीज़ों से तो ज़रूर बचना चाहिए। इनके साइड इफ़ेक्ट होते तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखे हैं। तो अगर आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपनाइए, लेकिन उसके लिए आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह से ही उस चीज़ को लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन उसमें भी खतरनाक हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने। अगर एक भी इंसान या एक भी जो वीडियो को देख रहा है, कोई भी इंसान इसको यूज़ कर लेगा तो हमें लगेगा कि हमारा आज का जो ये वीडियो है, पॉडकास्ट है, सक्सेसफुल रहा। लास्ट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के केस में, कि जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो डॉक्टर बनने वाले हैं, चाहे वो आयुर्वेद कर रहे हैं या MBBS वो कर रहे हैं, जो भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के, उनके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ टू बिकम अ गुड डॉक्टर? देखो, गुड डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना अच्छे से है, चीज़ों को समझना अच्छे से है, इसमें तो कोई कहने की बात ही मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो सभी जानते हैं। मुझे लगता है अप्रोच, जब आप अपने पेशेंट के साथ हो, आप पेशेंट के सामने बैठे हो, सबसे पहले एक ह्यूमैनिटी का एंगल, और वो ह्यूमैनिटी का एंगल मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वो दिखना भी चाहिए। आप पेशेंट की बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी शो होनी चाहिए कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, आपको उसके दुख का एहसास है। आपने पेशेंट को
4 बार स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया, बट एक बार उसे कंधे पे भी हाथ रखिए, एक बार उससे प्यार से बात भी करिए, एक बार ये भी उसको शो करिए कि आप दुखी हैं उसकी परेशानी को लेके, आप उसको अपना प्रोडक्ट नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो भाई, तुम बीमार हो गए तो मेरे पास आए हो तो मेरा भी काम चलेगा। तो वो ह्यूमैनिटी जो है वो दिल में भी होनी चाहिए और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकनी भी चाहिए। वो ज़रूरी भी है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को सेटिस्फेक्शन फील कराना ये भी एक बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपको उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना है, उसकी बात को सुनना है, समझना है, क्योंकि जब उसको ये भरोसा होगा कि आपने सही से उसको देखा है, आपने उसकी मदद करना चाहा है, तो आपकी उसी मेडिसिन का इफ़ेक्ट भी जाता होगा, विच इज़ कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। अब तो साइंस भी इस बात को मानती है कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है, आपकी जो हीलिंग पावर, सेल्फ हीलिंग पावर है वो होती है। उसी मेडिसिन को आपने जो दिया है, अगर उसने खाया कि क्या इन्होंने मुझे दिया होगा, चेक तो मुझे किया ही नहीं है, बात तो मेरी सुनी नहीं है, वही दवाई कम काम करेगी। जो कहते हैं ना कि इनकी तो मिट्टी भी लग जाती है, तो वो इम्पोर्टेंस मिट्टी की नहीं है, पावर मिट्टी की नहीं है, पावर ये आपकी है कि आपने इतने भरोसे से मिट्टी को खाया, जो 20-30% तो ठीक होते ही। आपने उनको यकीन ही दिला दिया कि हाँ अब आप सही जगह आ गए हैं, आप ठीक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जब ये बच्चे जब जाएंगे अपने चैम्बर में बैठेंगे, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो किसी भी मेडिसिन का वो आपको दिखाते हैं कि सर प्लेसिबो वर्सेस मेडिसिन, कि हमने प्लेसिबो दिया तो इतना फ़र्क आया, बुखार सपोज इतना डिग्री कम हुआ, हमने ये वाली दवा खिलाई तो बुखार इतना कम हुआ। ठीक है, जो दवा खिलाई बुखार कम हुआ ठीक है, बट जिसको प्लेसिबो गोली खिलाई थी जिसमें मेडिसिन थी ही नहीं, उससे कैसे कम हुआ? तो मैं हमेशा उस चीज़ को देखता हूँ कि हर केस में प्लेसिबो काम करता है, तो ये वही प्लेसिबो है। तो आपको ये शो भी करना होता है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके दुख में दुखी हैं। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप बीमार पड़े हो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। शायद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का, भीड़ बहुत होती है, हम पेशेंट को रिस्पेक्ट कम करते हैं। तो पेशेंट उतने ही रिस्पेक्ट का अधिकारी है, चाहे वो फ्री दिखा रहा है आपको या पैसे लेकर दिखा रहा है आपको दिखा रहा है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा बाहर के देशों से, हालांकि उनकी जनसंख्या कम है, वो ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाते हैं, बट हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। वो पेशेंट को जितना कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो करें, उतना तो करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं लेकिन उतना तो करें, उतना तो करें। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आने के लिए, और नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत होगी, लोगों को ज़रूरत होगी, हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।